सबने स्कूल में एक न एक ऐसी क्लास जरूर देखी होगी जो बिल्कुल जादू जैसी लगती थी। टीचर क्लास में आते थे और 40 मिनट के लिए पूरी दुनिया जैसे गायब हो जाती थी। बस वो टॉपिक रह जाता था और हमें लगता था कि ये टीचर की कोई पैदाइशी काबिलियत है। पर क्या ये सच में सिर्फ जादू है या उस जादू के पीछे कोई बहुत गहरी तैयारी छुपी है? बिल्कुल, और अक्सर वो तैयारी ही असली जादू होती है। आज हम उसी तैयारी की दुनिया में उतर रहे हैं। एक टीचर के दिमाग के अंदर क्लासरूम में पहला कदम रखने से भी पहले हमारे हाथ लगे हैं NIOS DL-Ed कोर्स के कुछ बहुत ही दिलचस्प स्टडी नोट्स जो असल में टीचर्स को ट्रेन करने का ब्लूप्रिंट है। हमारी कोशिश ये समझने की है कि एक अच्छी क्लास सिर्फ किस्मत से नहीं बनती, उसे डिजाइन किया जाता है। तो चलिए इस डिजाइन के हर पन्ने को खोलकर देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्लानिंग सिर्फ एक कागजी काम है या फिर एक टीचर का सबसे बड़ा हथियार। तो यहीं से शुरू करते हैं। कई लोगों को, शायद कुछ टीचर्स को भी, ये सब प्लानिंग, ईयरली प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, ये सब मतलब बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई लगती है। हाँ, लगता है। असल टीचिंग तो क्लास में होती है, बच्चों के साथ बातचीत में। क्या एक बेहतरीन टीचर बस अपने अनुभव और सूझबूझ से काम नहीं चला सकता? उसे इतने बंधे बंधाए प्लान की क्या जरूरत है? देखिए, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। ऐसा लगता है कि प्लानिंग आपकी आजादी छीन लेती है, पर इसे इस तरह देखिए। क्या आप चाहेंगे कि एक पायलट बस अंदाजे से प्लेन उड़ाए, ये कहकर कि मुझे अपनी सूझबूझ पर भरोसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं ना? तो प्लानिंग एक बंधन नहीं, बल्कि एक सेफ्टी नेट है। टीचिंग के लिहाज से ये 3 बहुत जरूरी काम करती है। ओके, वो 3 काम क्या हैं? पहला, ये आपके सबसे कीमती संसाधन को बचाती है, समय। एक एकेडमिक साल में गिनती के दिन और गिनती के घंटे होते हैं। सही बात है। बिना प्लान के ये पता ही नहीं चलेगा कि किस टॉपिक को कितना समय देना है। नतीजा ये होगा कि साल के आखिर में जरूरी टॉपिक्स छूट जाएंगे और आसान टॉपिक्स पर जरूरत से ज्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, समय का सही इस्तेमाल, ये तो समझ आता है। दूसरा है ऊर्जा का सही इस्तेमाल, और ये टीचर और स्टूडेंट दोनों पर लागू होता है। सोचिए, एक टीचर बिना तैयारी के क्लास में जाए। उसे पता नहीं कि कहाँ से शुरू करना है, क्या सवाल पूछने हैं, कौन सी एक्टिविटी करानी है। वो अपनी ऊर्जा दिशाहीन तरीके से लगाएगा और बच्चे वो भी कंफ्यूज रहेंगे। हाँ, दोनों की मेहनत बेकार। बिल्कुल, दोनों की मेहनत लगेगी पर नतीजा कुछ खास नहीं निकलेगा। प्लानिंग उस ऊर्जा को एक दिशा देती है, एक लेजर बीम की तरह। और तीसरा है बाकी सभी संसाधनों का सही इस्तेमाल। इसमें ब्लैक बोर्ड, किताबें, चार्ट्स जैसी चीजें भी आती हैं और स्कूल का बजट भी। प्लानिंग से ही एक टीचर ये तय कर पाता है कि उसे किस दिन कौन से टीचिंग एड की जरूरत पड़ेगी ताकि वो समय पर उपलब्ध हो। बिना प्लान के सब कुछ आखिरी मिनट पर होगा और अक्सर गड़बड़ ही होगा। तो संक्षेप में प्लानिंग ये पक्का करती है कि कुछ भी बर्बाद ना हो, ना समय, ना ऊर्जा और ना ही संसाधन। तो जब एक टीचर ये सब प्लान करने बैठता है तो उसके दिमाग में क्या सिर्फ सिलेबस और किताबें होती हैं या क्लासरूम की चारदीवारी के बाहर की दुनिया भी उस प्लानिंग का हिस्सा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में प्लानिंग में 2 अलग-अलग दुनियाएं एक साथ चलती हैं। इन्हें अकादमिक भाषा में करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज कहते हैं। करिकुलर और को करिकुलर, ये सुनने में तो बड़े भारी शब्द लगते हैं। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसको ना एक एनालॉजी से समझते हैं। बताइए। का हार्डवेयर बनाती है। हार्डवेयर? हाँ, उसकी प्रोसेसिंग पावर, उसकी मेमोरी, उसका ज्ञान। तो को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे खेल कूद, ड्रामा, डिबेट, वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। वाह, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो कमाल का तरीका है इसे समझने का। मतलब ये कि हार्डवेयर यानी ज्ञान बहुत पावरफुल हो सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसे सिखाता है कि उस हार्डवेयर का इस्तेमाल दूसरों के साथ मिलकर कैसे करना है, मुश्किल हालात में रिबूट कैसे करना है, टीम में कैसे काम करना है, हार को कैसे झेलना है और दुनिया से जुड़ना कैसे है। करिकुलर एक्टिविटीज अनिवार्य होती हैं, सिलेबस पर आधारित होती हैं और दिमाग को तेज करती हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज ज्यादातर स्वैच्छिक होती हैं और बच्चे की पूरी पर्सनालिटी को गढ़ती हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये तो एकदम साफ हो गया, लेकिन यहाँ एक मुश्किल सवाल आता है। करिकुलर एक्टिविटीज यानी सिलेबस को प्लान करना तो फिर भी सीधा साधा लगता है। चैप्टर 1, फिर चैप्टर 2। हाँ, एक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये जो जीने वाली एक्टिविटीज हैं, को करिकुलर, जो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, मजेदार होनी चाहिए, उन्हें कैसे प्लान किया जा सकता है? क्या उन्हें प्लान करने से उनका असली मजा खत्म नहीं हो जाता? यही तो एक अच्छे टीचर की कला है। यहाँ टीचर का रोल एक इवेंट मैनेजर या डायरेक्टर का नहीं, बल्कि एक गाइड का होता है। एक गाइड का? हाँ,
इसके लिए कुछ उसूल ध्यान में रखने होते हैं, जैसे एक्टिविटीज का चुनाव समझदारी से हो, जिसमें हर तरह की रुचि वाले बच्चों के लिए कुछ न कुछ हो। उन्हें स्कूल के बाद या प्लेग्राउंड जैसी खुली जगहों पर रखा जाए ताकि बच्चों को बंधा बंधा महसूस ना हो। ठीक है। और सबसे जरूरी, बच्चों को भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए, उन पर दबाव न डाला जाए। और आखिर में टीचर बस सलाह और फीडबैक दे, हर चीज को कंट्रोल न करें। मकसद एक ऐसा माहौल बनाना है जहां बच्चे खुद पहल करें। अच्छा, तो एक्टिविटीज तो समझ आ गई, पर पूरे साल के सिलेबस को कैसे प्लान किया जाता है? मैंने सिलेबस और स्कीम ये 2 शब्द सुने हैं, इनमें क्या अंतर है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसे ऐसे समझें कि सिलेबस यानी पाठ्यक्रम हमें बताता है कि क्या पढ़ाना है, व्हाट टू टीच। मतलब ये बस टॉपिक्स की एक लिस्ट है। जी। और स्कीम यानी योजना हमें बताती है कि कैसे और कब पढ़ाना है, हाउ एंड व्हेन टू टीच। इसका असली मकसद सिलेबस को समय पर और असरदार तरीके से पूरा करना है। तो स्कीम एक तरह का एक्शन प्लान हो गया। बिल्कुल। और ये योजना भी 2 स्तरों पर होती है। एक होती है वार्षिक योजना या ईयरली स्कीम, पूरे साल का एक ओवरव्यू। हाँ, एक बर्ड्स आई व्यू, जिसमें कुल छुट्टियां, परीक्षा के दिन और असल में पढ़ाने के दिन कितने हैं सबका हिसाब होता है। और दूसरी है मासिक योजना यानी मंथली स्कीम। ये उस बड़ी वार्षिक योजना को महीने दर महीने के छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ देती है। अच्छा, और इन योजनाओं के अंदर हम चैप्टर्स को कैसे व्यवस्थित करते हैं? जी। ये यूनिट प्लान क्या होता है? यूनिट प्लान, जिसे इकाई योजना भी कहते हैं, वो बिखरे हुए टॉपिक्स को एक साथ जोड़कर एक अर्थपूर्ण समग्र या मीनिंगफुल होल बनाता है। एक उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे मान लीजिए इतिहास में वन, खनिज और जल अलग अलग टॉपिक्स हैं। जी। लेकिन जब हम इन्हें एक साथ प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज नाम की एक यूनिट में पढ़ाते हैं, तो छात्र उनके बीच का कनेक्शन समझ पाते हैं। इसी को यूनिट प्लान कहते हैं। वाह, मतलब ये रटने की जगह कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करता है। बिल्कुल, ये सीखने को ज्यादा सार्थक बनाता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, लेसन प्लान यानी पाठ योजना। एक अच्छे लेसन प्लान में क्या गुण होने चाहिए, और DSSB परीक्षा में इससे कैसे सवाल आते हैं? देखिए, एक अच्छे लेसन प्लान में 4 आवश्यक गुण होने चाहिए। ये एक शिक्षक के टूल किट की तरह हैं। 4 गुण? पहला, ये उद्देश्य आधारित हो, मतलब उसके लक्ष्य बिल्कुल साफ हो। दूसरा, ये व्यापक हो, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव हो, जिसमें सभी जरूरी चीजों का जिक्र हो। तीसरा और चौथा? तीसरा, ये कार्यान्वयन योग्य हो, मतलब प्रैक्टिकल हो। और चौथा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है कि ये लचीला यानी फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल, ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। बहुत जरूरी। और DSSB में अक्सर ये सवाल एक ट्रैप की तरह आता है। पूछा जाता है कि एक अच्छे लेसन प्लान की क्या विशेषता है, और ऑप्शन में रिजिड यानी कठोर और फ्लेक्सिबल यानी लचीला दोनों दिए होते हैं। और लोग शायद प्लान शब्द सुन के रिजिड चुन लेते होंगे। कई छात्र यही गलती करते हैं, जबकि सही जवाब हमेशा फ्लेक्सिबल है। एक अच्छा प्लान पत्थर की लकीर नहीं होता, उसे क्लास की जरूरत के हिसाब से बदला जा सकना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, और लेसन प्लान के चरण या फेज क्या होते हैं? इसके 3 चरण होते हैं। फेज 1 है प्री एक्टिव, यानी पढ़ाने से पहले की तैयारी। जी, जैसे सीखने के परिणाम तय करना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार करना। और दूसरा चरण? फेज 2 है इंटरैक्टिव। ये क्लास के दौरान होता है। इसमें प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन, फिर प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन, और अंत में मूल्यांकन यानी असेसमेंट शामिल है। ठीक है, और तीसरा? फेज 3 है पोस्ट एक्टिव, यानी पढ़ाने के बाद का चरण। इसमें हम समीक्षा करते हैं कि हमारे उद्देश्य पूरे हुए या नहीं, और फिर गृह कार्य यानी होम असाइनमेंट देते हैं। इस पोस्ट एक्टिव फेज को तो शायद बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते होंगे। कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। असली सुधार और विकास इसी चरण से आता है, जब एक शिक्षक अपने ही पढ़ाने के तरीके पर सोच विचार करता है। एक और शंका है, लेसन प्लान और लेसन नोट में क्या अंतर है? अच्छा सवाल है। देखिए, लेसन प्लान एक औपचारिक और विस्तृत मतलब डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। वो इतना साफ होना चाहिए कि अगर आप छुट्टी पर हैं तो कोई दूसरा टीचर भी उसे इस्तेमाल करके क्लास ले सके। और लेसन नोट? लेसन नोट संक्षिप्त और व्यक्तिगत होता है। वो बस शिक्षक के अपने रेफरेंस के लिए होता है, एक तरह की शॉर्ट डायरी, ताकि रोज रोज उतना लंबा चौड़ा लिखने का बोझ ना पड़े। तो अब अगर हम पूरी योजना के पदानुक्रम मतलब हायरार्की को एक साथ देखें तो वो कैसा दिखेगा? चलिए इसका एक त्वरित रिवीजन करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर।
ठीक है। सबसे आधार में है ईयरली स्कीम, जो हमें एक व्यापक दृष्टि देती है। पूरे साल का नक्शा। उसके ऊपर आता है यूनिट प्लान, जो टॉपिक्स के समूह बनाता है। फिर आता है लेसन प्लान, जो हर दिन की क्लास के लिए होता है। और सबसे ऊपर? और सबसे ऊपर व्यक्तिगत उपयोग के लिए है लेसन नोट, एक छोटा पर्सनल रिमाइंडर। जी सर, अब ये पदानुक्रम बिल्कुल स्पष्ट है। बहुत बढ़िया। हमेशा याद रखें, व्यवस्थित योजना ही शिक्षण में सफलता की कुंजी है। इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में एक अच्छा और प्रभावी शिक्षक बनने के लिए समझना वाकई बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जब आप अपनी कक्षा में इस योजना को लागू करेंगे, तो आपको शिक्षण में एक अलग ही आत्मविश्वास महसूस होगा। इसे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये उपयोगी लगा तो एजुकेशन स्कॉलर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में कॉन्सेप्ट क्लियर लिखें और अगली परीक्षा महत्वपूर्ण वीडियो के लिए जुड़े रहें।